नमस्ते। आई JBN मिथुन कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री in the Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the sources of ancient Indian history, यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोतों के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा स्रोतों के बारे में समझते हैं कि स्रोत क्या होते हैं। तो सोर्सेस या स्रोत जो हैं वो एक माध्यम है किसी चीज़ को जानने का, ठीक है। तो जैसे इतिहास का हम कोई भी टाइम पीरियड लेंगे, जैसे मान लो पाषाण काल को ही हमको पढ़ना है, स्टोन एज को हमको पढ़ना है, तो उसके लिए पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ साधन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो कोई साधन या सोर्सेस की ज़रूरत होगी, तो उन्हीं को हम तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सोर्सेस हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। जो सोर्स हैं वो दो प्रकार के हैं ओवरऑल, ठीक है। नंबर एक है लिटरेरी, या फिर इनको हिंदी में साहित्यिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमारे पास लिखित रूप में मौजूद हैं। वो सारे किस में आ जाएंगे? साहित्यिक स्रोतों में। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये दूसरा प्रकार है स्रोतों का, जिनको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत हिंदी में, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं, जिसको एक्सकवेशन कहते हैं, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्स यहाँ पर हमारे पास तीन प्रकार के लिटरेरी सोर्स हैं जो हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जानकारी देते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि जो धार्मिक साहित्य है। धार्मिक से मतलब जो धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी साहित्य जो धर्म से जुड़ा हुआ है वो धार्मिक में ऐड होता है। दूसरा फोक टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मतलब लोकल साहित्य, जैसे लोकल साहित्य में भी जैसे हम देखें एक राज तरंगिणी, ठीक है, कल्हण, ठीक है। तो वो कश्मीर का इतिहास बताती है। तो ये लोकल बेस पे लोकल एरिया की जानकारी देता है फोक टेक्स्ट। तीसरा है डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, यानी कि विदेशी यात्री। समय समय पर विदेशी यात्री हमारे इंडिया में आते रहे, उन्होंने चीज़ें एनालाइज की यहाँ पर, ठीक है, देखी, और अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से मतलब सब चीज़ें बताई कि इंडिया कैसा है, मतलब क्या क्या रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो उनके माध्यम से भी हम उस समय के इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। तो अब जो धार्मिक साहित्य है, ब्राह्मण लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर, तो वो जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 है ब्राह्मण लिटरेचर, यानी कि ब्राह्मण साहित्य, या हम हिंदुइज्म से इसको जोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। और दूसरा है बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि बौद्ध धर्म का इतिहास साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य जो है वो साहित्य हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देता है। तीसरा है जैन लिटरेचर, यानी कि जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्य वो हमें जानकारी देता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं जो ब्राह्मण लिटरेचर है, उसमें वेदास आते हैं सबसे पहले, तो वेद, ठीक है। तो वेद जो है ऋग्वेद हमारा, वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिखित स्रोत के रूप में हम जानते हैं इसको, ठीक है। तो 4 वेद हैं, उसके बारे में आगे जानेंगे। दूसरा है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, एपिक, धर्मशास्त्र, ठीक है। ये ब्राह्मण साहित्य का प्रकार हैं, इनमें कई तरह की चीज़ें हैं। जैसे अब आगे वेद के बारे में समझते हैं। तो वेद जो है हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टेबल है उसके हर वेद का एक उपवेद है, और उसके परफॉर्मर जो मतलब उसके निर्माता हैं, निर्माता कह सकते हैं। तो पहला जो ऋग्वेद है उसका आयुर्वेद
आयुर्वेद जो है वो उपवेद होगा, ठीक है, और इसके परफॉर्मर ब्रह्मा हैं। दूसरा सामवेद, सामवेद के जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ठीक है, और जिसके परफॉर्मर कौन है, नारद जी हैं, गंधर्व वेद। तीसरा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञों के बारे में जानकारी है, ठीक है, उसका धनुर्वेद है उपवेद, और इसके विश्वामित्र इसके परफॉर्मर हैं। उसके बाद आता है अथर्ववेद, जिसका उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है, और इसके परफॉर्मर जो हैं वो विश्वकर्मा हैं। अब वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी है। द कंपाइलर ऑफ द वेदास वाज कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, यानी कि जो वेदों के संकलन करता है, कंपाइलर हैं, ठीक है, वेदों को लिखा नहीं है, वेदों को कंपाइल किया गया है, क्योंकि वेद जो है श्रुति साहित्य इनको बोला जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुन के, जैसे एक गुरुकुल में होते थे तो वो अपने शिष्यों को वो ज्ञान देते थे, तो वो शिष्य जो होते थे अपने जैसे जो शिष्य आएंगे उनको वो ज्ञान देते चले जाते, ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चलता रहा, ठीक है। लेकिन जो श्री मतलब कृष्ण द्वैपायन थे, उन्होंने इस सारे ज्ञान को इकट्ठा करके एक पुस्तक में रख दिया, ठीक है, तो इनको कृष्ण द्वैपायन को इसका कंपाइलर कहा जाता है, ठीक है, जो संकलन करता है। इट वाज ही हु कंपाइल्ड एंड क्लासिफाइड द वेदास, ठीक है, तो ये है, इन्होंने कंपाइल किया और क्लासिफाइड किया, हैंस ही वाज कॉल्ड वेद व्यास, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, वेद व्यास कहा गया। ये वेद व्यास जो है इनका टाइटल है, ठीक है, एक्चुअल में नाम इनका क्या था, कृष्ण द्वैपायन। द वेदास आर क्लासिफाइड एज अपौरुषे, ये अपौरुषे जो वर्ड है वो कि इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ठीक है, जो वेदास है वो पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए, नो रिटन बाई मैन, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए, देव निर्मित, यानी कि देवों ने जिसको लिखा हो, ठीक है, रिटन बाई गॉड। तो ये वेदास के बारे में जानकारी है। अब ये चीज़ समझ चुके हैं, 4 वेदास हैं हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। दीज 4 वेदास आर रेफर टू एज संहिता, इनको हम संहिता कहते हैं चारों वेदों का। जब कहीं पर संहिता वर्ड आएगा तो हम समझेंगे कि 4 वेदों की बात हो रही है, ठीक है। द वेदास आर रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखे हुए हैं, एंड इन पोएटिक फॉर्म, यानी कि जो कैसी फॉर्म में है, जैसे कविता टाइप से हैं, ठीक है, पोएम फॉर्म में। द यजुर्वेदा इज यूनिक, जो यजुर्वेद है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो ये इम्पॉर्टेंट वेद है। जो यजुर्वेद कैसा है, रिटन पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्स, यानी कि ये एकमात्र ऐसा वेद है जो प्रोज में भी है और उसमें वर्स में भी, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्राह्मणाज, यानी कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण यानी कि देखो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मा और यन, ठीक है, तो यजन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो यज्ञों को संचालित करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण। मीन्स द वन हु एक्सप्लेन द सेक्रीफाइस इज ए ब्राह्मण, ठीक है, तो जो इसके बारे में जानकारी देता है, जो यज्ञों के बारे में, जो यज्ञों को करता है वो ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है, तो उसी के आधार पे लिखे हुए जो साहित्य वो ब्राह्मण साहित्य। द ब्राह्मणास आर कंसिडर्ड एज अपेंडिक्स ऑफ द वेदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिशिष्ट। जैसे कि एक कोई पुस्तक प्रकाशित होती है, ठीक है, किसी पब्लिशर के द्वारा एक पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है, तो फाइनल वो बुक अपनी लिख देते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं, लेकिन बाद में उनको कुछ चेंज करना रहता है, तो चेंज करने का माध्यम है कि उसको बाद में कुछ चीज़ें जोड़ेंगे उसके एट लास्ट में किसी बुक के, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, परिशिष्ट बोलते हैं, या इंग्लिश में अपेंडिक्स, ठीक है। तो यही हुआ है ब्राह्मण के मतलब वेदास के साथ। तो जो ब्राह्मण साहित्य है, यानी कि इसको
वेदास का क्या कहा गया है, अपेंडिक्स कहा गया है, ठीक है। द वेदास आर डिस्क्राइब्ड इन प्रोज, ये प्रोज में है। इन द ब्राह्मण टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द इवेंट्स आफ्टर किंग परीक्षित एंड बिफोर बिंबिसारा, जो परीक्षित के बाद की जानकारी और बिंबिसार से पहले की जानकारी। बिंबिसार ये हर्यक वंश इसने स्थापित किया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जानकारी जो मिलती है वो कहाँ से हमको मिल जाती है, ब्राह्मणाज में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है उपनिषद। तो उपनिषद, उपनिषद इसका एक शाब्दिक अर्थ भी है, यानी कि गुरु के पास बैठकर लिया गया ज्ञान, गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। तो जो उपनिषद है सीधे गुरु के पास बैठकर लिया गया ज्ञान है, ठीक है। अप नियर द टीचर डिसिपल सैड सिटिंग, ठीक है। इसको तोड़ के मतलब इसका अर्थ वही है कि गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। डिनोट्स द नॉलेज गेन्ड बाय द डिसिपल वाइल सिटिंग नियर द टीचर, ठीक है। तो टीचर जो भी गुरु होते थे तो वो उनके पास शिष्य बैठेंगे और सामने वो उनको बताएंगे। उपनिषद मीन्स लिटरली ए सेशन, इस सेशन मतलब एक सेशन चलता था, ठीक है। सिटिंग एट द फीट ऑफ ए मास्टर हु इम्पार्ट्स हिस्टोरिक डॉक्ट्राइंस, ठीक है। मतलब वही है कि मतलब कोई एक मास्टर यानी कि कोई गुरु होंगे, उनके समीप लोग उनके शिष्य बैठे होंगे, ठीक है। तो ये है एक चीज़, ये टर्म आती है कि वेदांत, ये मतलब वेदों का अंत, यानी कि वेद जो वैदिक साहित्य उसके सबसे लास्ट टाइम पे ये लिखे गए, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा गया है, ठीक है। ये टर्म्स आती है कि पूछी जाती है कि वेदांत कौन सा साहित्य कहलाता है, तो हमारे पास जो उपनिषद हैं वो क्या कहलाते हैं, वेदांत कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ उपनिषद के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। द उपनिषद्स आर रिटन इन 3 स्टाइल्स, यानी 3 स्टाइल में ये लिखे गए, यानी कि प्रोज पद्य में भी गद्य में लिखे गए, ठीक है। पोएट्री यानी कि पद्य में भी लिखे गए और गद्य पद्य, आधा गद्य और आधा पद्य, ठीक है। 3 टाइप से ये लिखे गए हैं। तो वर्स और पोएट्री, यानी कि जो पद्य में लिखे गए वो मुंडक, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, तो ये 4 उपनिषद जो हैं वो वर्ष या पोएट्री में लिखे गए हैं, ठीक है। मुंडक उपनिषद एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद है जो हमारी भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, अशोक की लाट जिसको बोलते हैं। तो उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये इसका जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ से मिलता है, ये मुंडक उपनिषद से मिलता है, ठीक है। इसका ये यहाँ से लिया गया मुंडक उपनिषद से, ठीक है। आगे जो प्रोज में लिखे गए हैं, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी, ठीक है। ये उपनिषद के नाम हैं तो इनको याद करना पड़ेगा। प्रोज, द ओल्डेस्ट उपनिषद्स आर इन प्रोज, यानी कि जो सबसे पुराने जो उपनिषद हैं वो किस में है, प्रोज में है। प्रोज वर्स, यानी कि कुछ जो हैं वो प्रोज वर्स दोनों में है, ठीक है, यानी कि गद्य पद्य दोनों में है। तो उनमें कौन सा है, केन उपनिषद है, ठीक है, और प्रश्न उपनिषद है। तो ये किस में है, गद्य पद्य दोनों में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द लार्जेस्ट उपनिषद इज द बृहदारण्यक उपनिषद, ये चीज़ याद रखेंगे कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। द मांडुक्य उपनिषद इज द स्मॉलेस्ट उपनिषद, यानी कि मांडुक्य जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। और जो मांडुक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर याद करेंगे। ए टोटल ऑफ 108 उपनिषद्स आर मेंशन्ड इन मुक्तिकोपनिषद, यानी कि मुक्तिक उपनिषद एक उपनिषद है, ठीक है।
उसके अंदर ये वर्णन किया गया है, ये बताया गया है कि टोटल उपनिषद कितने हैं, 108। तभी तो आज पूछा जाए कि कितने उपनिषद हैं तो बताते हैं कि 108 उपनिषद हैं, ठीक है। उसकी जानकारी कहाँ है, मुक्तिकोपनिषद में है। शंकराचार्य, आपने शंकराचार्य जो आदि गुरु हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य रोट हिज कमेंट्री ऑन ओनली 10 उपनिषद, यानी कि उन्होंने केवल 10 उपनिषद पे अपनी कमेंट्री लिखी है, अपना टिप्पणी लिखी है, ठीक है। एंड दीज 10 उपनिषद आर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक, ठीक है। तो उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 10 पे अपना कमेंट्री लिखा, ठीक है, टीका लिखी, तो उनको ही आज हम जो मोस्ट ऑथेंटिक उपनिषद मानते हैं। तो इनके नाम भी यहाँ पर मेंशन है, ईश उपनिषद, केन, कट, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य एंड बृहदारण्यक, ठीक है। तो ये हमारा ब्राह्मण साहित्य पूरा हुआ। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ जो भी हमारे पास साहित्य है वो हमारे पास हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है आगे देखेंगे। तो एक टर्म आती है बुद्धिस्ट टाइम में, त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि पिटक, त्रि मतलब होता है 3 और पिटक मतलब होता है टोकरी, ठीक है। तो ये इसको ऐसे बताते हैं कि ये जो ज्ञान रूपी 3 टोकरियां हैं, ठीक है। तो इन 3 टोकरियां यानी कि त्रिपिटक के अंदर ही पूरा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो समाहित है। इसी में सारा टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, या बौद्ध साहित्य को पूरा हम इसी में पढ़ते हैं। त्रिपिटक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ हैं। त्रिपिटक, अब पहले तो त्रिपिटक देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहला है विनय पिटक, ठीक है, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो विनय पिटक जो लिखा वो महात्मा बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। और सुत्त पिटक जो है उनके एक और दूसरे प्रिय शिष्य उपाली ने इसको लिखा, ठीक है। और जो अभिधम्म पिटक है वो एक बहुत महान बौद्ध भिक्षु हुए, मोगली पुत्र तिस्स, ठीक है। तो इन्होंने इसको लिखा। तो विनय पिटक में जो जानकारी है हमको क्या मिलती है, भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन के नियम, यानी कि जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उनकी, तो उसके बाद उनकी शिक्षाओं को लिखित रूप दिया गया, ठीक है। तो उसमें विनय पिटक को आनंद ने लिख दिया, सुत्त पिटक को उपाली ने लिख दिया, ठीक है। तो ये अनुशासन के नियम मतलब जो बौद्ध भिक्षु किसी बौद्ध शिविर में रहेंगे तो उनके लिए, या जो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तो उनके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, तो वो किस में मिलेंगे, विनय पिटक में मिलते हैं, ठीक है। और सुत्त पिटक जो कि उपाली ने लिखा है उसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि बुद्ध ने क्या क्या सिखाया। जैसे 4 आर्य सत्य की बात हम करते हैं कि दुख, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण का मार्ग है, ठीक है। तो ये आर्य सत्य, तो बुद्ध की जो उपदेशों का संग्रह है वो कहाँ है, सुत्त पिटक में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में जो है वो जो कि मोगली पुत्र तिस्स ने लिखा है, तो इसमें बौद्ध दर्शन की बात हुई है, यानी कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो सारी किस में मिलेगी, अभिधम्म पिटक में मिलेगी, ठीक है। तो ये त्रिपिटक, यानी कि इससे बाहर कोई साहित्य जो है बुद्धिस्ट साहित्य नहीं है, सारी किताबें सब इसी में आएंगी बुद्धिज्म से रिलेटेड। उसके बाद जैन लिटरेचर की बात करते हैं, यानी कि जो जैन साहित्य है। तो जैन साहित्य कैसे कैसे हमें इतिहास की जानकारी देता है वो हम जानेंगे। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम, ठीक है। ये टर्म याद रखनी है कि जो आगम कहा जाता है, या जिसको सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करके, तो वो क्या कहलाता है, जैन लिटरेचर, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट आर इन द अर्धमागधी लैंग्वेज है एक, ठीक है। उसमें जो पहले के यानी कि शुरुआत की जैन साहित्य मिला है वो अर्धमागधी भाषा में मिला है, ठीक है। इट इज वाइटल दैट द आगम या आगम वाज रिकॉर्डेड इन द सेकंड जैन काउंसिल, यानी कि जैन काउंसिल भी हुई थी, ठीक है। ऐसी बौद्ध काउंसिल्स भी हुई थी, या बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि जैन संगीतियाँ हुई,
उसमें आगम साहित्य के बारे में लिखा गया है, ठीक है। द अर्लीस्ट क्रिएशन ऑफ जैनिज्म इज द पूर्वाज इन अर्धमागधी। ये जो सबसे मतलब जैन साहित्य का सबसे अर्लीस्ट प्रमाण है वो कौन सा है? पूर्वाज है, जो कि किस में? अर्धमागधी भाषा में है। हुज क्रिएटर इज सेड टू बी महावीरा। इनको महावीर स्वामी को कहा जाता है, इनका जो क्रिएटर है, ठीक है, कि किसने लिखा है? इनको महावीर स्वामी जी ने लिखा है। दीज वर 14 विच वर रिड्यूस टू 12 इन द सेकेंड काउंसिल ऑफ वल्लभी, ठीक है। जब तो इनको मतलब टोटल कितने थे? 14, तो 12 उसमें से लिखे गए किस में? जो सेकंड काउंसिल हुई थी वल्लभी में, उसमें, ठीक है। ये डेट दी हुई है सेकंड काउंसिल की 513 या फिर 526 एडी। पुराण, ठीक है, यानी कि पुराण तो वैसे तो ब्राह्मण साहित्य में आएगा, लेकिन पुराणों में बहुत सारी जानकारी जो है वो जैन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए पुराणों को जैन लिटरेचर में शामिल किया जाता है। पुराणाज हैव ए क्रूशियल प्लेस इन जैन लिटरेचर, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि जैन साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा स्थान है। विच इज आल्सो कॉल्ड चरिता, चरित कहा जाता है इनको। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। दीज आर इन 3 लैंग्वेज। प्राकृत, जो उस समय भाषा चलती थी, ठीक है, प्राकृत, और संस्कृत, और अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश, ठीक है। और संस्कृत तो है ही। द मेन पुराण जो है वो पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, आदि और कल्कि पुराण, ठीक है। इन चार के बारे में ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये 4। द हरिवंश पुराण एंड 8th सेंचुरी वर्क, ठीक है, 8वीं सदी का ये काम है, यानी कि 8वीं सदी में इसको लिखा गया है। इज अ जैन एडेप्शन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम महाभारत। महाभारत काल की इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे समझ लेना। भगवती सूत्र, एक जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ठीक है। इसमें से हमको महाजनपद काल की जानकारी मिलती है ना। तो बायोग्राफीज ऑफ तीर्थंकर, यानी कि 24 जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, उसकी बायोग्राफी है ये, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसका, ठीक है, सोर्सेस का। यानी कि कोई भी जो यात्री आया उसने अपने वृत्तांत यहाँ पर दिए। तो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट यात्री हैं, जैसे जो ग्रीक से आए हैं, ठीक है, यानी कि यूनानी, ठीक है। अब उसको कैटेगराइज किया गया, देखो पहला ग्रीक हिस्टोरियंस बिफोर अलेक्जेंडर, यानी कि जो सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर आया था, उससे पहले जो आए थे उनको एक भाग में बताया गया है। दूसरा ग्रीक्स केम विद अलेक्जेंडर, यानी कि जो अलेक्जेंडर के साथ आए या सिकंदर के साथ आए। तीसरा जो है ग्रीक्स केम आफ्टर अलेक्जेंडर, यानी कि जो अलेक्जेंडर के बाद में आए, ठीक है। तो स्काइलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस एंड सिटेसियस इसको पढ़ेंगे। तो ये कौन थे? ये मतलब जो अलेक्जेंडर से पहले आए, ठीक है। और जो अलेक्जेंडर के साथ आने वाले कौन से थे? नियार्कस, ऑनेस्टिरियस इसको बोलते हैं ऐसे, आने सिक्रेटेसियस बोलते हैं इसको, आने जैसे हिंदी में इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और एक दूसरा है तीसरा अरिस्टोबुलस, ये लोग साथ में आए थे अलेक्जेंडर के, और इन्होंने अपने वर्णन भी किए हैं, ठीक है। हर एक की एक किताब, मतलब कुछ ना कुछ मिला जरूर है। उसके बाद ग्रीक्स केम आफ्टर अलेक्जेंडर, यानी कि मेगास्थनीज के सॉरी जो अलेक्जेंडर के बाद जो भी जो ग्रीक्स आए, ट्रेवलर्स आए, उनके बारे में। तो पहला मेगास्थनीज तो बड़ा नाम है, ठीक है। ये मेगास्थनीज कहाँ था, किसके दरबार में आया था?
तो ये ही वॉज द अम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर जिसका युद्ध हुआ था किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। तो उसका कौन था, ये अम्बेसडर था, राजदूत था, ठीक है। हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया वो कौन है, मेगस्थनीज। और इसकी जो बुक मिलती है वो इंडिका, ठीक है, जिसमें से मौर्य काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। डाइमेकस, डाइमेकस जो यात्री है, ही वाज द अम्बेसडर ऑफ एंटियोकस ऑफ सीरिया, यानी कि सीरिया का जो राजा है एंटियोकस, उसका अम्बेसडर है कौन, डाइमेकस, जो कौन से, बिंदुसार, ठीक है, जो कि अकबर का पिता है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, उसके काल में आता है डाइमेकस, ठीक है। डायनोसियस, टॉलमी, फिलाडेल्फस, अदर ग्रीक्स, ठीक है। तो ये ग्रीक्स हैं जो आए हैं। उसके बाद चाइनीज ट्रेवलर्स, ठीक है, जो बहुत फेमस है, कौन है, फायान बहुत फेमस है, ठीक है। और हुएनसांग जो कि किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। और फायान किसके में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के में, चंद्रगुप्त सेकंड के में आया था, ठीक है। तो ये उसके बाद एक सेक्शन बचता है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, ठीक है। तो वो आगे किसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।